Hey everybody, welcome back to the Layman Way and welcome to this new module जहाँ पे हम ratios and proportions को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम्स को ख़त्म किया था और उसके क्वेश्चंस आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे जो PYQs हैं, है ना, जो PYQ वाली सीरीज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है उसको भी साथ साथ करते रहिए, है ना। तो क्या होगा, इससे एक कनेक्ट बनता रहेगा थ्योरी और PYQs में। ऑल्दो जो PYQs वाले लेक्चर्स हैं उसमें भी थ्योरी को थोड़ा थोड़ा कवर किया गया है वो उस टाइप के क्वेश्चंस करने से पहले, सो यू विल नॉट फील कि आप डिसकनेक्टेड हो थ्योरी से, तो प्लीज़ डू दैट एज वेल। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड दिस इज़ समथिंग अबाउट मी दैट यू कैन पॉज द स्लाइड एंड पॉज द वीडियो एंड नो मोर। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं एंड टुडेज कोट इज समटाइम्स द क्वेश्चंस आर कॉम्प्लिकेटेड एंड द आंसर्स आर सिंपल, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जितना बड़ा क्वेश्चन और टफ दिखता है बाहर से उतना टफ होता नहीं है ना, उतना ही वो सिंपल होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऐसे बड़े क्वेश्चन में ना ज़्यादा दी रहती है और जब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी रहती है तो हमको सोचना कम पड़ता है और आंसर आ जाता है तुरंत, ठीक है। चलिए रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारी जो लर्निंग्स रहेंगी वो क्या रहेंगी, हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे, थोड़ा रेशियोज होते क्या हैं, फिर टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके फिर कंपैरिजन पढ़ेंगे कि रेशियोज को कंपेयर कैसे करते हैं, प्रोपोर्शंस को पढ़ेंगे, फिर हम वेरिएशंस को पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक रेशियो होता क्या है, व्हाट इज़ अ रेशियो। तो रेशियो इज़ अ कंपैरिजन और सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कंपैरिजन होता है ना, रेशियो हम लेते हैं इसलिए क्योंकि हमको कंपेयर करना होता है, और सेम काइंड की होती हैं। क्या मतलब है इसका, कि जैसे मान लो मैं एक एक लड़का है ना, एक लड़का है वो चल रहा है कुछ लेट्स से 2 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से, है ना, और एक लड़का बी है जो चल रहा है लेट्स से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। तो जब हम रेशियोज लेंगे, है ना, तो हम इसकी स्पीड और इसकी स्पीड को कंपेयर करेंगे, है ना। तो लेट्स से ये अगर ए है और ये अगर बी है, तो मैं अगर बोलूँगा कि द रेशियो ऑफ स्पीड्स इज, तो आप बोलोगे कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए इज़ टू बी इज़ 2:3। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इस साइन से, है ना। दिस मीन्स कि द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 2:b, ठीक है। अब बात यह है कि हमने इसमें स्पीड को कंपेयर किया, तो स्पीड एज अ, इसमें भी हमने स्पीड लिया और इसमें भी हमने स्पीड लिया, ठीक है। अब मान लो कि ये लेट्स से ये ए जो है वो 3 घंटे में इसको कवर करता है और ये 2 घंटे में कवर कर देता है ना। तो क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि आप रेशियो मेरे को बताओ किसका, ए के टाइम का और बी के स्पीड का, है ना। दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। यहाँ पे 3 घंटे है और यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर है ना। तो ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ हो गई, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे स्पीड है, तो हमारा मोटिव जो था कंपेयर करने का वो चला गया। क्यों? क्योंकि हम जब रेशियोज लेते हैं तो हमारा मकसद ये रहता है कि लेट्स से जहाँ जब हमने ए की स्पीड और बी की स्पीड को कंपेयर किया, इसका रेशियो आया 2:3। इसका मतलब ये है कि ए की जो स्पीड है दैट इज़ 2/3 टाइम्स दैट ऑफ बी। तो हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया है ए और बी की स्पीड में, समझ में आ रहा है। तो हमको पता चला कि ए की जो स्पीड है वो बी से कम है, बिकॉज ए इज ट्वाइस 2/3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ बी, राइट। अगर ये जो 2/3 है दैट इज इक्वल टू 0.6, है ना, तो मतलब ए जो है वो बी से कम है। समझ में आया। तो रेशियोज का जो बेसिकली मोटिव होता है दैट इज़ टू कंपेयर थिंग्स, है ना। और कंपैरिजन होता है दो सेम क्वांटिटीज़ के बीच में, नॉट बिटवीन टू डिफरेंट क्वांटिटीज़। रेशियो आप ले सकते हो एंड आपको यही ध्यान रखना है कि जो रेशियो होता है दैट इज़ अ, उसका कोई यूनिट नहीं होता है ना, क्योंकि हमने ऊपर भी स्पीड लिया था नीचे भी स्पीड लिया था, है ना। तो जो यहाँ पे किलोमीटर पर सेकेंड था या फिर सॉरी किलोमीटर पर आवर था, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर था, तो ये दोनों यूनिट सेम है, तो ये दोनों यूनिट कैंसिल हो जाते हैं। तो रेशियो जो जनरली होते हैं रेशियोज, उनका कोई यूनिट नहीं होता, है ना। वन क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ अनदर। जैसे हमने देखा ए इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ बी था, है ना। इसका मतलब ये है कि ए इज टू बी का जो रेशियो है दैट इज इक्वल्स टू 2:3। समझ में आया। तो हम कंपेयर करते हैं कि ए जो है वो 2/3 टाइम्स है बी का, है ना, तो कंपेरिजन आ जाता है।
वी राइट रेशियो ऑफ ए एंड बी एज ए इज टू बी, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि जब मान लो दो रेशियोज हमको दिए रहते हैं और दोनों इक्वल होते हैं, तो दैट इज़ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है। मान लो दो रेशियोज हैं, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से 2/4 है ना, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 3/6। तो ये दोनों रेशियोज बराबर हैं, क्यों? क्योंकि 2/4 भी 1/2 आता है और 3/6 भी 1/2 आएगा, है ना। तो बोथ ऑफ दिस रेशियोज आर इक्वल। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये दो रेशियोज जो हैं 2/4 एंड 3/6 दे बोथ आर इक्वल, है ना, दे बोथ आर इक्वल। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो इसमें जब व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, तब हम क्या बोलते हैं कि A इज टू B इज इक्वल टू C इज टू D एंड ऑल ऑफ दीज फोर आर इन प्रपोर्शन, ठीक है। A इज टू B, A B C D आर इन प्रपोर्शन। ये टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स अभी हम बात कर रहे हैं। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते जैसे अभी लिखा हुआ है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A इज टू B, है ना, फिर यहाँ पे 2 सेमीकोलन बनते हैं और फिर C इज टू D आता है। इसका मतलब होता है ये ऊपर वाला, ठीक है। A बाई बी इज इक्वल टू सी बाई टी। वेन टू रेशियोज आर इक्वल, देन द टर्म्स ऑफ द रेशियो A B C D आर इन प्रपोर्शन, ठीक है। और प्रपोर्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, है ना, इस टाइप से। ये जो डबल सेमी कोलन दिख रहा है ना, डबल कोलन दिख रहा है आपको, इस टाइप से। तो जब भी आपको कभी ऐसे दिख जाए A इज टू B, फिर ऐसे डबल कोलन और C इज टू D, that means कि A B C D are in proportion and this means that A by B is equal to C by D mathematically, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया A by B is equal to C by D। इतना समझ में आ गया? सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ना। टू सिमिलर क्वांटिटीज़ आर कंपेयर्ड बाय डिवाइडिंग वन क्वांटिटी विद अनदर। तो सिंपल है, जब हमने A की स्पीड देखी और B की स्पीड देखी, तो हमने A की स्पीड को डिवाइड किया B की स्पीड से, तो हमारी रेशियो आ गया दोनों के बीच में और हमने उसको कंपेयर कर लिया। तो वही सिंपल बोल रहा है। अब कुछ टर्म्स हैं। A इज़ कॉल्ड द एंटीसीडेंट, द फर्स्ट टर्म, एंड B इज़ द सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो रेशियो में A टू B जब हम लिखते हैं तो A को बोलते हैं हम एंटीसीडेंट और B को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। समझ में आ गया? A को हम क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट और B को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। अब इसमें हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कुछ। तो जब हम पीछे नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे थे तो हमने उसमें फ्रैक्शंस का बात किया था, है ना। A बाई बी, हमने ऐसे बहुत फ्रैक्शंस देखे थे। जब हमने ये रैशनल नंबर देखा था P बाई क्यू, है ना, तब हमने बहुत सारे ऑपरेशंस किए थे और हमने उसमें एक ये भी ऑपरेशन किया था, आपको याद है, जब हम रैशनलाइज कर रहे थे डिनोमिनेटर को। जब हम ऐसे कर रहे थे, रैशनलाइज कर रहे थे डिनोमिनेटर को, तो हमने क्या मल्टीप्लाई किया था? नीचे √2 मल्टीप्लाई कर दिया था और ऊपर भी √2 मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना। सेम क्वांटिटी से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये कट के एक्चुअली 1 ही आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/√2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 1/√2, है ना। तो हम 1/√2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, और जब हम इसको ऐसे लिखते थे तो डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज हो जाता था और ये √2/2 आ जाता था, ठीक है। सेम चीज़ रेशियोज में भी होती है, क्योंकि रेशियो फ्रैक्शन ही तो होता है एक तरीके से। A बाई बी, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम ऊपर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, तो भी रेशियो सिमिलर रहेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? MA/MB, ठीक है। और सिमिलर चीज़ हम क्या कर सकते हैं? M से डिवाइड भी कर सकते हैं। ऊपर भी सेम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे और अगर नीचे भी हम सेम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तब भी रेशियो सेम रहता है। तो ये क्या हो जाएगा? वैसे ही हो जाएगा, मतलब A/M/B/M, है ना। समझ में आ रहा है? तो अब इसमें हम ये क्या बोल सकते हैं? अब इसमें हम ये बोल सकते हैं कि इस टाइप से हम इसको लिख देते हैं ना, इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं, ये कहने का मतलब है ना। तो अगर मान लो मैंने इसको ऐसे लिखा A/B A/M, है ना, इसको मैंने ऐसे लिखा, ये थोड़ा गलत लिख दिया है इसमें, A/M इज टू B/M, A/M इज इक्वल टू B/M, ये तो गलत हो गया। मतलब इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना, A/M/B/M, ये क्या है? ये बेसिकली एक रेशियो ही तो है ना, ये रेशियो ही तो है। जैसे हम A/B को लिखते हैं, जैसे हम A/B को लिखते हैं A इज टू B, है ना, वैसे ही A/M इज टू B/M को क्या लिखेंगे? A/M रेशियो ऑफ B/M, है ना। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। जैसे इसको लिखते हैं ना, वैसे ही M से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे भी M से डिवीजन हो जाता है ना। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज़। आप रेशियोज़ के साथ कुछ भी कर सकते हो अनटिल अनलेस आप उसके वैल्यू के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, है ना। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल A/B है ना,
ए बाई बी, इसको ये आता कहाँ से, ये सारी प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ से आती है कि ए बाई बी इज सेम एज ए बाई बी इंटू वन, है ना। अब हम वन को तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, हम वन को ये भी लिख सकते हैं √2/√2, हम वन को कुछ भी लिख सकते हैं, हम वन को 3/3 माइनस √2/3 माइनस √2 भी लिख सकते हैं। जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सेम है तब तक वन आएगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर नीचे, सिर्फ ऐसा नहीं है एम है, कुछ भी कर सकते हो, है ना। समझ में आ रहा है। रेशियोज ऑफ ए एंड बी इज रिटन एज ए इज टू बी एंड मेजर्ड एज ए बाई बी, है ना। तो फ्रैक्शन जब हमको करना रहता है तो हम ए बाई बी मेजर करते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये क्वेश्चंस में यूज़ होती है। इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर इन रेशियो ए इज टू बी, देन द फर्स्ट एंड द सेकेंड क्वांटिटीज़ विल बी a by a plus b times and b by a plus b times the sum of two quantities। क्या मतलब है और इसका एप्लीकेशन क्या है। देखो, अब ये बोल रहा है कि अगर दो क्वांटिटीज़ लेट्स से x और y है ना, लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको 50 रुपये, है ना, 50 रुपीज़ दो लोगों में डिवाइड करना है, a और b में, है ना। और a और b में ऐसे डिवाइड करना है सच दैट जो इसके पास पैसा आएगा, मान लो इसके पास x आता है और इसके पास y आता है, ये जो दोनों के पास पैसा है दैट शुड बी इन द रेशियो 2:3, ठीक है। समझ में आया। इस केस में क्या है, और ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर इन द रेशियो A:B, तो यहाँ पे A:B क्या है, जो पैसा ए के पास है और पैसा B के पास है, ये दोनों किस रेशियो में है, 2:3 के रेशियो में है, ठीक है। और दोनों के पास अगर सम हम देखें x प्लस वाई टोटल कितना है, जो टोटल पैसा है ए और बी मिला के वो 50 रुपये ही तो होगा, क्योंकि हमने 50 रुपये को तो हुई तो डिवाइड किया ना। मेरे पास 50 रुपये हैं, मेरे को उसको डिवाइड करना है ए और बी में, ऐसे डिवाइड करना है कि ए के पास जितना पैसा है और बी के पास जितना पैसा है वो रेशियो हो किस में, 2:3 में, है ना। समझ में आ गया। ये एप्लीकेशन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो हम क्या बोलते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि अब हमको x के पास पैसा निकालना है कितना है और y के पास, मतलब a के पास पैसा निकालना है कितना है और b के पास पैसा निकालना है कितना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम ऐसे निकालेंगे, कैसे, a बाई ए प्लस बी टाइम्स ऑफ सम ऑफ टू क्वांटिटीज़। मतलब अगर हम, मेरे को a के पास पैसा निकालना है तो दैट वुड बी इक्वल टू 2/2 + 3 इंटू टोटल सम कितना है, सम 50 है ना। सम मतलब टोटल सम कितना है, टोटल सम 50 है, 50 रुपये को डिवाइड किया था तो टोटल a प्लस बी के पास टोटल मिला के पैसा कितना है, 50 रुपये। तो ए के पास कितना पैसा हो जाएगा, 2/5 इंटू 50, दैट इज हाउ मच, दैट इज 20 रुपीज़, है ना। और बी के पास कितना पैसा हो जाएगा, b बाई ए प्लस बी टाइम्स, दैट इज 3/2 + 3 टाइम्स इंटू 50, दैट इज इक्वल टू कितना, 30 रुपीज़, है ना। अब b के पास 30 रुपीज़ आ गया, a के पास 20 रुपीज़ आ गया, तो a बाई बी निकालो कितना आएगा, 20:30, दैट इज इक्वल टू 2:3, 2/3, इसको ही तो हम बोल रहे हैं 2:3, है ना। समझ में आया। तो ये इसका एप्लीकेशन है। अब ये यही चीज़ बोल रहा है कि अगर दो क्वांटिटीज़ रेशियो A:B के रेशियो में है, मतलब इफ़ टू क्वांटिटीज़ A बाई B आर इन द रेशियो स्मॉल a टू स्मॉल b, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देन फर्स्ट क्वांटिटी एंड सेकेंड क्वांटिटीज़, इसकी हमको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। ये तो रेशियो है। अब मेरे को A की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है और B की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा। तो जनरली जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये चीज़ है, ये भी मैं बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे हमने पीछे देखा था ना, a बाई बी इज ऑल्सो इक्वल टू एम ए बाई एम बी, है ना। तो हम जनरली क्या करते हैं, हम जनरली मान लेते हैं कि a की जो वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, दैट इज a इंटू एक्स, एक्स इज अ कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट है ना, ये कॉन्स्टेंट है, एंड b इज इक्वल टू बी इंटू एक्स, और ये भी कांस्टेंट है, ये सेम कांस्टेंट है। जैसे हमने पीछे देखा था, जैसे हमने जब पीछे पैसे को डिवाइड किया था तो हमने देखा था ना, A:2B क्या आ रहा था, A क्या आया था, 20 आया था हमारा, और B क्या आया था, 30 आया था। तो यहाँ पे कांस्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो कांस्टेंट क्या होगा, 10 हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है, 10 हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब हमको इस कांस्टेंट को निकालना है ताकि हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाए 2 इंटू एक्स, दैट इज़ 20, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, हम जनरली इसको एक कांस्टेंट से ले लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे कि अगर मेरे को ये दिया हुआ है, लेट्स से मेरे को ये दिया हुआ है कि टू क्वांटिटीज़ ए एंड बी आर इन द रेशियो स्मॉल a टू स्मॉल b, तो मैं ये मान लूँगा कि जो a है दैट इज़ इक्वल टू ax और b इज़ इक्वल टू बी एक्स।
जहाँ पे x जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है ना, जो एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना होगा, जो सम की बात कर रहा है, सम ऑफ टू क्वांटिटीज़ कितना होगा, सम ऑफ a प्लस बी कितना होगा, टोटल सम कितना होगा, टोटल सम होगा a प्लस बी एक्स, करेक्ट, यही होगा टोटल सम, है ना, टोटल सम यही होगा, है ना, a प्लस बी एक्स, दिस इज द टोटल सम ऑफ द क्वांटिटीज दैट इज t, ठीक है। तो मेरे को ये पता चल गया कि a प्लस बी एक्स जो है दैट इज इक्वल टू टोटल सम, है ना, t, तो यहाँ से x कितना आ गया, टोटल सम बाय a प्लस बी आ गया, है ना, यही तो आया। और a क्या है, व्हाट इज a, a इज स्मॉल a इंटू एक्स, और x क्या आ गया हमारा, x आ गया ये, यहाँ से ये रख दो a इंटू टी बाय ए प्लस बी, है ना, दिस इज इक्वल टू a बाय ए प्लस बी इंटू टी, टी इज द टोटल सम, और वो यही बोल रहा है कि जो फर्स्ट क्वांटिटी है दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए बाय ए प्लस बी टाइम्स, जो कि ये हमने निकाला, है ना, ए बाय ए प्लस बी टाइम्स ऑफ टोटल सम, दैट इज सम ऑफ द टू क्वांटिटीज, ठीक है। ऐसे ही ये आया है, जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही ये आया है। तो आपको शॉर्ट ट्रिक में ये ऑलरेडी ऐसे याद कर, मतलब ऐसे आपको याद कर लेना है, मैंने आपको बता दिया ये आया कैसे है ना। एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हो, बट अगर थोड़ा तेज़ी से क्वेश्चन करना है तो आप ये ऐसे ऑलरेडी इम्प्लाई कर सकते हो, ऑलरेडी अपनी जो क्वेश्चन है उसमें इसको यूज़ कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लो मेरे को अभी पुराना ही वाला मैं एग्जाम्पल दे दूँ, तो मैंने आपको क्या बोला कि 50 रुपीज़, मेरे को 50 रुपीज़ डिवाइड करना है ए और बी में, सच दैट द रेशियो ऑफ मनी दैट ए एंड बी रिसीव इज 2:3, ठीक है। तो आप यहाँ डायरेक्टली बोल सकते थे। अब मेरे को मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि ए के पास कितना पैसा होगा और बी के पास कितना पैसा होगा, तो आप तुरंत ये यूज़ करके बता सकते थे, कैसे कि सर टोटल मनी 50 रुपये है ना, और मेरे को रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो 2 के पास कितना पैसा होगा, 2/2 + 3 × 50, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 20 रुपीज़। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया, है ना। ऐसे ही बी के पास कितना होगा, जो बी का रेशियो था 3 बाय टोटल सम ऑफ द रेशियोज दैट इज 2 + 3 दैट इज 5 × 50, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 30 रुपीज़। आर वी क्लियर ऑन दिस, है ना, समझ में आ रहा है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा टफ तो नहीं है ना। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी दो क्वांटिटीज़ ए और बी A/B रेशियो में डिवाइडेड हैं, तो हम क्वांटिटीज़ कैसे निकालते हैं, a बाय ए प्लस बी टाइम्स जो टोटल सम होता है क्वांटिटीज़ का वो, है ना, और b कैसे निकालेंगे, b की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, b बाय ए प्लस बी टाइम्स द टोटल सम ऑफ द क्वांटिटीज़, ठीक है, समझ में आ गया। इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज़ कैन बी फाउंड ओनली व्हेन बोथ क्वांटिटीज़ आर ऑफ सेम काइंड, है ना। तो हमने देखा था स्पीड इज टू स्पीड का ही आप रेशियो ले सकते हो, आप स्पीड इज टू टाइम का रेशियो नहीं ले पाओगे, है ना। स्पीड इंटू स्पीड बाय टाइम करोगे तो दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन, दैट इज नॉट अ रेशियो, है ना। आप बोलोगे अरे सर हम ये तो करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, हम तो क्वेश्चन करते थे ऐसे, डिस्टेंस इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यहाँ पे तो डिस्टेंस है, यहाँ स्पीड है, ऐसे कैसे रेशियो आ गया। तो ये रेशियो नहीं है, ये फ्रैक्शन है। मतलब रेशियो तब हम बोलते हैं जब दो सिमिलर क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर कर रहे होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी का रेशियो, तो इसको हम रेशियो बोलेंगे, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। फ्रैक्शन इज़ अ डिफरेंट थिंग दैन रेशियो, ठीक है। और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है ना, समझ में आ रहा है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड है, तो डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड लेट से किलोमीटर पर आवर में, तो ये जो फ्रैक्शन है इसका यूनिट है दैट इज़ आवर, है ना, इसका एक यूनिट है जो कि टाइम आ रहा है दैट इज़ आवर, तो ये कोई रेशियो नहीं है, ठीक है। रेशियो क्या होगा, जब हम स्पीड कंपेयर करेंगे, स्पीड बाय स्पीड 1 और स्पीड 2, तो वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी होगी, है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, करेक्ट, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है सिंपल फॉर्म ऑफ रेशियो, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म ऑफ रेशियो तब होता है जब जो ए और बी है उसका HCF 1 हो। तो जैसे कि सिंपल है, A/B हमको लिखना था, A/B का रेशियो है ना, तो हम A/B लिखते हैं। अब ए और बी में अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1, तो हम उसको बोलते हैं सिंपल रेशियो। जैसे 3/4 सिंपल, ये हो गया, ये और कुछ दे देते हैं, 3/7 हो गया। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है ना, और कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं। 3 को आप लिखोगे 3 × 1, 7 को आप लिखोगे 7 × 1, तो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो ऐसे रेशियोज़ को हम बोलते हैं क्या, सिंपल फॉर्म ऑफ रेशियो। अगर HCF 1 नहीं है तो क्या होगा, अगर HCF 1 नहीं है
तो HCF1 नहीं है तो कुछ और HCF होगा, उससे डिवाइड करो, जैसे 4 और 6। तो 4 को जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे 2 इंटू 2 और 6 को लिखोगे 2 इंटू 3। तो यहाँ पे HCF क्या होगा, यहाँ पे HCF होगा 2। तो अब इस HCF से डिवाइड कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब इसको सिंपल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। आर वी क्लियर ऑन दिस? हमने कन्वर्ट कर दिया इसको। तो अगर HCF1 नहीं है तो आप क्या करो, आप उसको सेम जो भी HCF है उससे डिवाइड करके उसको आप सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो लेट्स डू दिस एग्जाम्पल ऑफ 81:93, है ना। अब 81:93 है, 81 हम लिखते हैं, व्हाट इज 81? 81 इज इक्वल टू 9 इंटू 9 या फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। 9 इंटू 9 81 आएगा। 93 को अगर हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 3 का मल्टीपल आएगा तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 इंटू 31 आएगा। 31 इज़ अ प्राइम नंबर, इसके बाद तो कुछ होगा नहीं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 3। तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ऊपर 27 आ जाएगा, है ना। और नीचे क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो इस चीज़ का सिंपल फॉर्म क्या है, 21/31। समझ में आ गया, सिंपल था। अब कंपेयर करते हैं हम रेशियोज़ को, कि दो रेशियोज़ अगर मेरे पास हैं तो उसको हम कंपेयर कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो, मान लो मेरे पास एक रेशियो है A:B और दूसरा रेशियो है C:D। दे कैन बी कंपेयर्ड इफ A/B इज़ ग्रेटर दैन C/D, देन A:B इज़ A और B का रेशियो बड़ा है C और D के रेशियो से। जैसे हम फ्रैक्शन कंपेयर करते हैं ना, वैसे ही कंपेयर कर रहे हैं, है ना। जैसे हम फ्रैक्शन कंपेयर करते हैं वैसे ही कंपेयर करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल 3/4 है, हमने पिछला वाला एग्जांपल लिया था 3/4, और लेट्स से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1/2। ये दो मेरे पास रेशियो हैं 3:4 और 1:2। अब इस मेरे को इसको कंपेयर करना है, तो इसके हम फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 3/4 कितना आएगा, 0.75, है ना। ये 0.75 आएगा और यहाँ क्या आएगा 0.5। तो इनमें से कौन सा बड़ा है, इनमें से ये बड़ा है। तो 3:4 का जो रेशियो है वो 1:2 से बड़ा हो जाएगा, करेक्ट। अब बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप फ्रैक्शन नहीं निकाल पा रहे हो, है ना। ऐसा होगा, आप बहुत बार फ्रैक्शन नहीं निकाल पाओगे तो क्या करोगे। तो देखो, तो ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से 3/4 है, ठीक है। और लेट्स से दूसरा एग्जांपल है 5/7। इन दोनों को मेरे को कंपेयर करना है और मैं अभी फ्रैक्शन नहीं निकाल पा रहा हूँ, मैं इसको डेसिमल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करूँगा। तो मैं स्मार्टली इसको कैसे कर सकता हूँ, मैंने आपको बताया था जब भी दो चीज़ों को कंपेयर करना हो, पिछले लेक्चर में ही बताया है, जब भी दो चीज़ों को कंपेयर करना हो तो क्या फाइंड करो, कॉमन ग्राउंड, करेक्ट। कॉमन ग्राउंड फाइंड करो तो ईजी हो जाता है, ठीक है। इसमें हम क्या कॉमन करेंगे, इसमें हम डिनोमिनेटर को कॉमन कर देंगे, क्योंकि एक फ्रैक्शन है ना। तो डिनोमिनेटर को अगर हम कॉमन कर देंगे, है ना, डिनोमिनेटर को अगर हम कॉमन कर देंगे तो न्यूमरेटर जिसका ज़्यादा होगा उसका फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल है, हमको डेसिमल निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और हमको अगर डिनोमिनेटर कॉमन करना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या लेंगे, हम क्या ले रहे थे वहाँ पे, एलसीएम। वहाँ पे हम ऑर्डर का एलसीएम ले रहे थे पिछले लेक्चर में, इसमें हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा एलसीएम। तो 3, और मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें नीचे 7 मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर भी 7 मल्टीप्लाई कर दूँगा। और 5/7 में भी मैं क्या करूँगा, नीचे 4 मल्टीप्लाई कर दूँगा क्योंकि मेरे को 28 लाना है, और ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई कर दूँगा, है ना। सिमिलर फ्रैक्शन रहेगा, ये भी वही रहेगा क्योंकि 4/4 आ रहा है और यहाँ पे 7/7 आ रहा है। तो 7 3 से क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 4 20, और नीचे क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया फिर से, है ना, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है ना। दोनों में जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ा होगा क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है। और ऐसे ही अगर मान लो मैं न्यूमरेटर सेम कर देता तो क्या होता, तो उल्टा हो जाता। उल्टा मतलब कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो छोटा होगा, है ना। इसी चीज़ में अगर मैं न्यूमरेटर, मान लो कोई बंदा बोलता है कि नहीं मैं डिनोमिनेटर सेम नहीं करूँगा, मैं न्यूमरेटर सेम कर दूंगा, तो आप न्यूमरेटर सेम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 5 का कितना होता है एलसीएम, 15 होता है। तो हमको 15 लाना है, तो ऊपर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 15/20। और ऐसे ही हम यहाँ पे भी ऊपर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15/21। तो जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा वो फ्रैक्शन में कम होगा। लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। तो ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये हमने ऑलरेडी कंपेयर कर दिया। अब आपका होमवर्क ये है कि आप मेरे को 4/5 और 18/25 को कंपेयर करके बताओगे, करेक्ट। 4/5 और 18/25 को आप खुद से कंपेयर करोगे और देखोगे कि कैसे हम सेम, ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा।
इसमें ऊपर नीचे 5 5 से कर दो, है ना, तो ये तो नीचे 25 आ गया, यहाँ 20 आ गया, ऐसे ही दिख रहा है ये ज़्यादा है। तो इससे अपने टफ एग्जाम्पल ऑलरेडी कर लिया है, तो आप थोड़े और एग्जाम्पल कर लेना घर पे, है ना। अब कुछ टाइप्स ऑफ रेशियोज़ की बात करते हैं। तो अगर एक कोई ऐसा रेशियो है जैसे 4:3 जिसमें ए जो है वो बी से बड़ा होता है, तो उसको हम बोलते हैं रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। बस ये टर्म्स हैं जो डिफाइन कर लेते हैं हम, सिंस बेसिक से चल रहे हैं तो हम डिफाइन कर लेते हैं। अगर रेशियो ऑफ ए टू बी में ए बड़ा है बी से, तो उसको हम बोलते हैं रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। अगर ए बी के बराबर है तो उसको हम इक्वालिटी बोल देते हैं। करेक्ट, बस यही है ना। और अगर एक छोटा है तो हम उसको लेसर इनइक्वालिटी बोल लेते हैं ना। ग्रेटर मतलब अगर ए बड़ा है बी से तो ग्रेटर इनइक्वालिटी, ए अगर छोटा है बी से तो लेसर इनइक्वालिटी, और अगर ए बी के बराबर है तो इक्वालिटी हो जाएगा, है ना, रेशियो ऑफ इक्वालिटी हो जाएगा। अब एक चीज़ और है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, वो ये है ए बाय बी अगर है ना, इसमें अगर हम लेट मी टेल यू वन थिंग। जैसे मान लो ए बाय बी है, करेक्ट। अब लेट से इसमें मैंने सेम क्वांटिटी ऊपर भी ऐड कर दी a+1 और नीचे भी ऐड कर दी b+1, तो क्या आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो? कैन वी कंपेयर बोथ ऑफ दिस? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं कि अगर एक रेशियो है a बाई बी, जिसको हमने एब्सोल्यूट फॉर्म में एज अ फ्रैक्शन लिख दिया a बाई बी, उसमें हमने ऊपर भी सेम क्वांटिटी ऐड कर दी 1 और नीचे भी सेम क्वांटिटी ऐड कर दी 1, तो रेशियो कैसे कंपेयर होगा? तो आप मान लो आपको ये नहीं आता है कि हम कैसे कंपेयर करेंगे, और ये एग्ज़ाम में आ जाता है ना, तो आप पता क्या करना उस टाइम, आप कभी भी जैसे ए और बी का फॉर्म होता है ना, तो आप उसको एक वैल्यू दे दो, असाइन कर दो। तो लेट से ए बाई बी जो है, अब इसमें अलग अलग केसेज आ जाएंगे, जैसे जिसमें ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ लेस देन बी, ये 3 केसेस बन जाएंगे। तो आप एक एक करके इसमें वैल्यू असाइन कर दो। तो लेट से मैं ऐसे लेता हूँ, मैं 4/3 ले लेता हूँ, है ना, मैं एक फ्रैक्शन ले लेता हूँ 4/3, है ना, जिस ये वाला केस में ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब इसमें मैं ऊपर 1 ऐड कर देता हूँ 5 और नीचे भी 1 ऐड कर देता हूँ 1, मतलब ऊपर 1 ऐड किया तो 5 आ गया, नीचे ऐड करूँगा तो 4 आ जाएगा। करेक्ट। अब इन दोनों को आप कंपेयर करो, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे कंपेयर करोगे? वैसे ही जैसे हमने किया था, तो डिनोमिनेटर को सेम कर दो, 4/3 है, ऊपर 16 नीचे 12, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर 15 नीचे 12, तो कौन बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो अगर क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर a इज़ ग्रेटर देन b, है ना, अगर a इज़ ग्रेटर देन b है और हमारा रेशियो a/b है, तो अगर हम सेम पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करते हैं, तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है ना, वो ज़्यादा बड़ा होता है। और अब हम करते हैं इक्वल टू है, अगर a इज़ इक्वल टू बी है, तो वो तो 1 ही आ जाएगा, है ना, तो इसका कोई सेंस नहीं है। a इज़ लेस देन b की बात करते हैं, a इज़ लेस देन b में लेट्स डू दिस, उसका उल्टा कर देते हैं, 3/4 कर देते हैं। अब इसमें हम 1 ऐड करते हैं तो 4 आ जाएगा और इधर 5 आ जाएगा। अब कंपेयर करो उसको, 20 है, 15 ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे से 5 से मल्टीप्लाई किया 20, और ऐसे ही यहाँ नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ 20। तो इस केस में दूसरा वाला फ्रैक्शन बड़ा है। तो अगर a इज़ लेस देन b, देन वी कैन से दैट a बाई बी इज़ लेस देन a+1/b+1। अब इस 1 को अगर आप और किसी भी कांस्टेंट से रिप्लेस करोगे, पॉजिटिव कांस्टेंट से, तो भी ये जो कंपैरिजन है वो होल्ड रहेगा, होल्ड ट्रू रहेगा। समझ में आ रहा है? ये हमको एज इट इज़ याद कर लेना है, क्योंकि ये चीज़ आप एग्ज़ाम में करोगे तो लेट हो जाओगे, है ना। तो हमको ये याद रखना है कि जो 2 केसेस हैं, पहला है a इज़ ग्रेटर देन b, दूसरा है a इज़ लेस देन b। तो इस रेशियो में a बाई बी में अगर हम कुछ एक कांस्टेंट लेट से m ऐड करते हैं, जो कि एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, वेयर m इज़ ग्रेटर देन 0, तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है बाद वाले फ्रैक्शन से, अगर a इज़ ग्रेटर देन b। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, then if we add a constant m to both numerator and denominator, then original fraction is bigger than बाद में जो ऐड करने के बाद फ्रैक्शन आएगा उसमें। ठीक है, ऐसे ही जब a इज़ लेस देन b होगा तो क्या होगा? तो ये साइन उल्टा हो जाता है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, एंड दिस कम्स एज दिस a+m/b+m। आर वी क्लियर ऑन दिस?
है ना। ये समझ में आ रहा है कैसे कंपेयर किया हमने, है ना। मैंने अभी आपको दिखा दिया कैसे कंपेयर किया। तो आपको ये एज इट इज़ जो ये चीज़ है वो अपनी कॉपी में नोट कर लो और उसको याद कर लो कि अगर a इज़ ग्रेटर देन b, देन अगर हम कांस्टेंट एक m ऐड करते हैं तो जो इनिशियल फ्रैक्शन होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है बाद वाले फ्रैक्शन से, और ऐसे ही अगर a इज़ लेस देन b होता है तो बाद वाला फ्रैक्शन ज़्यादा बड़ा होता है इनिशियल वाले फ्रैक्शन से। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अब और इसमें आगे बढ़ने का कुछ है नहीं, इसमें बस वही ओरिजिनल टर्म्स हमने डिफाइन किए हैं। यहाँ पे ये कम हो जाता है ना, यहाँ पे ये बड़ा हो जाता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के हम बात करते हैं डुप्लीकेट रेशियो की। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? डुप्लीकेट रेशियो कुछ नहीं होता है, जब हम जैसे a/b है ना, अब मैंने इसका ऊपर भी स्क्वायर कर दिया और नीचे भी स्क्वायर कर दिया, उसके बाद रेशियो लिया, मतलब a² / b², इसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट मतलब मैंने इसको स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का। करेक्ट। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? अगर मैं इसका अंडर रूट कर दूँ दोनों का तो सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। और ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? जब मैं क्यूब कर दूँ दोनों का तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रिप्लीकेट रेशियो। और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? वैसे ही जैसे सब डुप्लीकेट में था a² 1/2 हो गया था ना, इसी को तो रूट ए बोला था, ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा a² 1/3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू a⁻³ 3। ठीक है, रेडिकल ऑफ 3, है ना, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं हम सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ये एज इट इज़ आपको याद रखना है। इन्वर्स रेशियो क्या होता है? अगर a/b है तो इसका इन्वर्स क्या होगा? 1/a/b। तो 1/a/b क्या हो जाएगा? b/a। ठीक है, ये इक्वल टू नहीं है, बस ये मैं बोल रहा हूँ इन्वर्स इसका ये होता है। अगर a/b है तो इसका इन्वर्स क्या होगा? 1/this होल क्वांटिटी। किसी भी चीज़ में अगर c है तो मैं c का इन्वर्स निकालूंगा तो 1/c हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। कंपाउंड रेशियो की अगर हम बात करें, जस्ट अ मिनट, द कंपाउंड रेशियो ऑफ टू रेशियोज a/b एंड c/d, ये कैसे आता है? ac/a/c रेशियो ऑफ b/d। अब ये क्या मतलब है? अब दो रेशियोज़ हैं मेरे पास a/b, मतलब a/b, है ना, और c/d। तो इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा? जब हम ये ऊपर वाले को और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ ac और bd। अगेन दिस इज़ नॉट इक्वल, ये बस मैंने आपको बताने के लिए बताया कि जब दोनों के न्यूमरेटर्स को हम मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दें और उसका रेशियो निकालें तो क्या आता है? दैट इज़ कॉल्ड अ कंपाउंड ऑफ टू रेशियोज़। करेक्ट, दैट इज़ कॉल्ड अ कंपाउंड ऑफ टू रेशियोज़। ठीक है। If three quantities A, B, C are in the ratio of 1:2:3, then we write as A:2B:C is equal to 1:2:3। ये आपको क्वेश्चंस में दिखेगा कि थ्री क्वांटिटीज़ A, B, C आर इन द रेशियो 1:2:3। तो इस केस में हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए क्वेश्चन में? हम A को ले लेंगे x, B को ले लेंगे 2x, C को ले लेंगे 3x। ये हो गई इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, और उसके बाद हम x को कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। अभी हम देखेंगे आगे क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल होता है ये सब। अब जो ये रेशियो है, इससे एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। अगर A:B:C है, दैट इज़ 1:2:3, तो इससे इससे मैंने आपको क्या बोला? आप क्या ले लो? A को x ले लो, B को 2x ले लो, और C को क्या ले लो? 3x ले लो। तो क्या हम इसे A:B भी बता सकते हैं? A:B क्या होगा? सिंपल, ये दोनों का रेशियो 1:2। B:C क्या होगा? 2:3, है ना। A:C क्या होगा? 1:3, है ना। ये दोनों को ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, इसको डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट। अब हम कर लेते हैं थोड़े से, जस्ट अ मिनट, अब हम कर लेते हैं थोड़े से एग्जाम्पल्स। चलो पहला देखते हैं। डिवाइड ₹560 इन द रेशियो ऑफ 3:4। तो जैसे हमने 50 को डिवाइड किया था वैसे आपको इसमें डिवाइड करना है। तो जो मैंने आपको बताया तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लो a है तो a क्या हो जाएगा? 3/3+4 इंटू 560, है ना। कितना हो जाएगा? 3/7 इंटू 560, दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच? ये 80 ज़ा, दैट इज़ 240। करेक्ट। और ऐसे ही b क्या हो जाएगा? b हो जाएगा 4/7 इंटू 560, 7 8 ज़ा 56 अगेन, 4 8 ज़ा 32, 320। सिंपल है, वही वाला कंसेप्ट हमने यूज़ कर लिया दोबारा। डिवाइड्स ₹780 among 3 friends PQ and R इन द रेशियो ऑफ 1/4। अच्छा, अब ये देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। 1/4, 1/3 एंड 1/2, ये रेशियो में डिवाइड करना है मेरे को। तो सिंपल है, ये कंफ्यूज मत हो कि ये 1/4 कैसे लिख दिया। अरे फ्रैक्शन में दिया हुआ है, उसमें क्या है ना। 1/4 फ्रैक्शन में, तो आप p की वैल्यू कैसे निकालोगे? जो p का रेशियो है, ये p है, ये q है, ये r है,
तो जो p का है 1/4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियोज दैट इज 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/2 इंटू टोटल कितना है 780। करो उसको, कितना आ रहा है, डू दिस कितना आएगा, ये यहाँ 1/4 आएगा, नीचे इसको करो 12, 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और 2 6 ज़ा 12, करेक्ट। फिर यहाँ से 4 और 12 कट जाएगा, 4 3 ज़ा 12, तो ये कितना आएगा 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आएगा 6 + 4 10 + 3 13 इंटू 780। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से करो ज़रा 73 और क्या ये कट रहा है यहाँ से, इज़ इट भी कट रहा है यहाँ से 13 6 ज़ा 6 3 ज़ा 18 78, तो 13 60 ज़ा चला जाएगा और ये 180 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही कर सकते हो डायरेक्ट, जैसे जो पिछला एग्जाम्पल किया वैसे ही कर सकते हो, या फिर इसका एक और मेथड है इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, और वो क्या है, जैसे आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, जैसे कि ये 1/4 लिखा है, 1/3 लिखा है और 1/2 लिखा है ना, तो आप इसको नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, नॉर्मल रेशियोज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, इन तीनों का एलसीएम मल्टीप्लाई करके। समझ में आ रहा है, जैसे इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है 12 आएगा। तो अगर चलो छोड़ो इसको, छोड़ो ऐसे ही कर लो आप। वैसे इसको अगर पूरे को 12 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आता, 3:4:6, नहीं गलत हो जाता वो, वैसे नहीं कर सकते, ऐसे ही करो उसको, जैसे अभी बताया ना वैसे ही करो उसको, ठीक है। अगर अच्छा करके देखते हैं एक बार को, 3 देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं, लेट्स ट्राई आउट। तो मैंने इसमें पूरे में इसका एलसीएम मल्टीप्लाई कर दिया, 1/4 1/3 और 1/2, इसको मैंने नीचे वाले एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया 12, ताकि इसका रेशियो सिंप्लीफाई हो जाए। लेट्स सी 3:4:6:12, देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं। 3 बाय कितना आएगा 6 + 3 9 + 4 13 इंटू 780, यही तो आया था, यही आया था क्या, यही आया था है ना, यही आया था। तो एक और चीज़ हमने यहाँ डिड्यूस कर ली, क्या कि अगर आपका रेशियो फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया हुआ है 1/4:1/3:1/2, तो आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हो, जो नीचे वाला जो ये डिनोमिनेटर है इसका जो एलसीएम है, जैसे हमने इसमें एलसीएम कितना आया, इसमें एलसीएम आया 12, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए नॉर्मल टर्म्स में आप पूरे रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जो एलसीएम है डिनोमिनेटर का उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब जब आप पूरे को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 12 × 4। इसका लॉजिक है, पता है क्या लॉजिक है, मैं बता रहा हूँ इसका क्या लॉजिक है। इसका लॉजिक ये है, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस, हमको इसको सिंप्लीफाई करना है ना। जब हम इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने बोला ना कि p = x/4, एक मिनट, ये जो है ये एक रेशियो है। रेशियो का क्या मतलब होता है, रेशियो का मतलब होता है a/b, है ना। रेशियो का यही मतलब होता है ना a/b मतलब a/b। अब हम a में x मल्टीप्लाई करें और नीचे भी x मल्टीप्लाई करें तो हमारा तो रेशियो सेम रहेगा ना, समझ में आ रहा है। और ऐसे ही तो हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें कुछ नहीं किया, a था यहाँ पे 1/4 है ना, और b था यहाँ पे क्या 1/3 है ना। तो हमने क्या किया, 1/4 को टोटल एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 1/4 को हमने x की जगह 12 कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया 1/3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो रेशियो पहले कॉम्प्लिकेटेड था 1/4 वो अब सिंपल हो गया, दैट इज 3 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे 4 आ गया। तो a/b इज ऑल्सो इक्वल टू 3:4। समझ में आ रहा है। रेशियोज में क्या है, रेशियोज में तो कट जाएगा ना, हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें तो कट जाएगा, इसीलिए हम ऐसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें फ्रैक्शंस में रेशियो है, तो आप सबसे पहला काम क्या करो, आप सबसे पहले जो इसका एलसीएम है नीचे डिनोमिनेटर का, उससे सारे फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर दो और फिर निकाल लो कि नॉर्मल रेशियो क्या आएगा। जैसे इसमें हमने 12 से मल्टीप्लाई किया था, तो 12 × 1/4 इज टू 12 × 1/3 इज टू 12 × 1/2, तो ये कितना आया 3:4:1, सॉरी 6, है ना। तो ये हमारा जो रेशियो है वो सिंप्लीफाई हो गया। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या बोल रहा है, इफ x is to y is 3:4, if x ratio y is 3:4 and y ratio z is 6:12, then find the ratio of x y z। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कैसे, x by y दिया है कितना 3/4 दिया है, करेक्ट।
और y बाय जेड दिया है, कितना दिया है 6/11 दिया है ना। तो हम यहाँ से क्या करें, यहाँ पे कॉमन क्या है y कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है y कॉमन है, तो हम y की वैल्यू दोनों से ले लेंगे, करेक्ट। अब इसको आप दो मेथड से कर सकते हो, या तो आप ऐसे मान लो कि एब्सोल्यूट वैल्यू ये है 3 है, x इजिकल टू 3 है, y इजिकल टू 4 है, फिर यहाँ पे आपको दूसरा वेरिएबल मानना पड़ेगा, लेट्स से 6b हो गया और यहाँ पे 11b हो गया, ठीक है। बट y की एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम रहेगी ना, y इजिकल टू 4 है, y इजिकल टू 6b, तो 4a इजिकल टू 6b आ गया। तो यहाँ से a और b में आपका रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, 2 2 4 2 3 6, a बाई बी इज इक्वल टू 3/2, करेक्ट। और अब हमको रेशियो निकालना है x इज टू वाई इज टू जेड, तो क्या आएगा 3a इज टू 4a, y को 4a लिख देते हैं, इज टू z इज 11b, है ना। अब b की जगह हम क्या लिखेंगे, b की जगह हम 2/3a लिख देंगे, करेक्ट। तो लिखो उसको 3a इज टू 4b इज टू, b की जगह क्या लिखोगे 2a/3, तो 11 इंटू 2a/3, करेक्ट। 4a है यहाँ पे, b नहीं है, तो a कट गया सब में से, क्योंकि ये तो रेशियो है ना सबका, ये बेसिकली डिवीजन है सबका, रेशियो का मतलब डिवीजन है, तो कॉमन फैक्टर सारे कट जाएंगे, ठीक है। तो a से काट दिया, अब हमने क्या किया 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये जो ये डिनोमिनेटर है वो हट जाए, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वही जैसे हमने पिछले में किया था, 3 इंटू 3 इज़ 2, 3 इंटू 4 इज़ 2, 3 इंटू 11/3। तो जो रेशियोज़ में जो भी कॉमन चीज़ होती है वो हमेशा कैंसिल हो जाती है, जैसे 3 3 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रेशियो पे। तो यहाँ से 3 चला गया, यहाँ से कितना आया 3 3 9, 4 3 12 और 11, तो रेशियो क्या हो गया 9:12:11। समझ में आया क्या हमने किया। ये कंफ्यूजिंग आपको हो सकता है लग रहा हो, बट आप ऐसे विजुलाइज करने की कोशिश करो कि x इज टू वाई इज टू जेड का मतलब यही है क्या, कि x बाय वाई बाय जेड इस टाइप से विजुलाइज कर लो। तो जैसे हम x इज टू वाई लिखते हैं ना, तो जब हम x इज टू वाई लिखते हैं तो हम लिखते हैं x बाय वाई, इस टाइप से विजुलाइज करो। तो अगर हम इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था, जैसे a इंटू एक्स है और a इंटू वाई है ना, रेशियो a इंटू वाई, तो इसका मतलब यही होता है कि a इंटू एक्स बाय a इंटू वाई, है ना। तो यहाँ से a कैंसिल हो जाता है, तो रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो जो हम ये लिख रहे हैं वो दैट इज़ सेम एज दिस, ठीक है, ये मीनिंग होता है। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। इफ़ b इज इक्वल टू 3a एंड a इज इक्वल टू 4c देन b इज टू c, इससे सिंपल क्वेश्चन कोई हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी दिया हुआ है, जो पिछला वाला था वो ज़्यादा टफ था। b इज इक्वल टू 3a है ना, और c a इज इक्वल टू क्या दिया 4c, तो c क्या हो जाएगा a/4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख दो c इज इक्वल टू a/4, तो b इज टू c क्या आ गया, b इज टू c आ जाएगा 3a डिवाइडेड बाई a/4, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 12:1, है ना, इट इज़ इक्वल टू 12:1, करेक्ट। समझ में आ गया। लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी दिस क्वेश्चन, ये अच्छा लग रहा है। इन अ बैग देर आर कॉइन्स ऑन द डिनोमिनेशंस ऑफ ₹1, 2 एंड 5, तो एक बैग में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के कॉइन्स हैं कुछ, ठीक है। तो लेट्स डू दिस, एक बैग बनाते देते हम, ठीक है, एक बैग है, इसमें 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के कुछ कॉइन्स हैं, मेरे को नहीं पता कितने कॉइन्स हैं, लेट्स से ये x है, ये y नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, ये z नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, इन द रेशियो 3:5:7, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि जो नंबर ऑफ ये हैं 1 रुपी हैं, और नंबर ऑफ 2 रुपी हैं, और जो नंबर ऑफ 5 रुपये के कॉइन्स हैं वो रेशियो में है, कौन से रेशियो में है 3:5:7, करेक्ट। इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स इन द बैग इज़ ₹144, तो टोटल पैसा इस बैग में कितना है 144। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स इन ईच डिनोमिनेशन एंड ऑल्सो द टोटल वैल्यू ऑफ टू रुपीज़ कॉइन। तो हमने क्या बोला था, जब भी ऐसा दिया हो आपको XYZ, तो आप क्या मान लो, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मान लो। तो लेट्स से ये x करस्पॉन्ड्स टू 1, y करस्पॉन्ड्स टू 2 एंड z करस्पॉन्ड्स टू 5, ठीक है। तो लेट्स से जो ये x है दैट इज़ 1 रुपी कॉइन, वो कितने हैं, वो हैं 3a, ठीक है। हमने एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, 3a, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5a, और z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7a, करेक्ट। ये 2 रुपये के कॉइन और ये 5 रुपये के कॉइन। अब ये कितने हैं 1 रुपये का कॉइन है ना, ये जो है वो 1 रुपये का कॉइन है, ये कितना है ये 2 रुपये का कॉइन है, और ये 5 रुपये का कॉइन है। ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, मतलब
3A जो 1 रुपये के 3A नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, तो टोटल वैल्यू से कितना हो जाएगा, 3A इंटू 1 है ना, जितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं और जितना पैसा है उसका, तो दिस इज विल बी इक्वल टू 3A। और ये 2 रुपये के कितने कॉइन है, 5 है, तो टोटल पैसा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5A इंटू 2 है ना। अगर 2 रुपये के 2 कॉइन है तो टोटल 4 रुपये होते हैं ना, तो ऐसे ही अगर 5A कॉइन्स हैं तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10A। उसके बाद यहाँ पे 5 रुपये के कितने कॉइन्स हैं, 7 है, तो यहाँ पे टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 7A इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 35 है, करेक्ट। अब ये टोटल पैसा बैग में कितना है, जो ये तीनों का मिला के आएगा, दैट इज 10A प्लस 3A 13A, 13A प्लस 35 है, दैट इज इक्वल टू 48A। ये आ गया टोटल पैसा बैग में। और वो टोटल पैसा है कितना, वो टोटल पैसा है कितना, इतना 144। तो हम निकाल लेते हैं, ए निकाल लेते हैं हम यहाँ से, तो 48A इज इक्वल टू 144, तो ए यहाँ से कितना आ जाएगा, 144 डिवाइडेड बाय 48। लेट्स डू दिस। तो हम इसको पहले सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 अगेन, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 और यहाँ पे 12 3 ज़ा 36। तो ए हमारा कितना आ गया, ए हमारा गया 3। तो इसका नंबर, इसका मतलब जो 1 रुपी कॉइन है वो कितने थे, 3A थे, दैट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 3, ए की वैल्यू 3 है ना, तो दैट इज़ इक्वल टू 9, ठीक है। 2 रुपये के कॉइन कितने थे, 5A थे, दैट इज़ इक्वल टू 5 इंटू 3, दैट इज़ इक्वल टू 15 नंबर ऑफ कॉइन्स थे, है ना। और 5 नंबर के कॉइन कितने थे, 7A, दैट इज़ इक्वल टू 7 इंटू 3, दैट इज़ इक्वल टू 21। तो 5 रुपये के 21 कॉइन है, 2 रुपये के 15 कॉइन है और 1 रुपये के 9 कॉइन्स हैं। तो टोटल वैल्यू 2 रुपये कॉइन की कितनी होगी, 2 इंटू 15, दैट इज़ इक्वल टू 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ हैं 2 रुपये के कॉइन के फॉर्म में, ठीक है। वॉजंट इट ईजी, है ना, ईजी था ना, सिंपल था। बस जो मैंने ट्रिक बताई वो करते रहो, उससे क्वेश्चन आपके सारे रेशियोज़ वाले हो जाएंगे। अब फिर से ये क्वेश्चन करते हैं, द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अमल, बिमल एंड कोमल इन एन एग्जामिनेशन इज 12:8:15, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अमन, बिमल और कोमल, इनके मार्क्स रेशियो में कितने हैं, 12, 8 और 15। हम क्या मान लेंगे कि अमल के मार्क्स जो हैं वो कितने हैं, 12x हैं, और बिमल के मार्क्स कितने हैं, 8x हैं, और कोमल के मार्क्स कितने हैं, 15x हैं, है ना, हम ये मान लेंगे। अब हम यहाँ से x निकाल लेंगे। इफ़ अमल स्कोर्ड 15 मार्क्स लेस देन दैट ऑफ कोमल, अच्छा, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बिमल एंड कोमल इफ़ अमल स्कोर्ड 15 मार्क्स लेस देन कोमल। तो अमल के जो मार्क्स हैं दैट इज़ 12x, ये बोल रहा है कि अमल के जो मार्क्स हैं ये 15 मार्क्स कम है किससे, कोमल से। तो कोमल के कितने मार्क्स हैं, 15x, और इससे 15 मार्क्स इसके कम हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है, तो हमको टोटल मार्क्स बताने हैं, तो सिंपल है, कितना, 15 को इधर ले जाओ, 12 को इधर ले आओ, तो कितना आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। x हमारे पास 5 आ गया, तो यहाँ अमल के मार्क्स कितने हो गए, 60 हो गए, 12 इंटू 5, 8 इंटू 5, बिमल के 40 हो गए, और कोमल के कितने हो गए, 15 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 75। आर वी क्लियर ऑन दिस, समझ में आ रहा है, सिंपल है ना। तो मार्क्स सारे हमको आ गए। अब आपको जो पूछा बता दो, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय बिमल एंड कोमल, ये मार्क्स हैं बिमल और कोमल के, ठीक है। वही सेम चीज़ हर उसमें लगेगी ट्रिक में, समझ में आ रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और प्रपोर्शंस के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज़ अ प्रपोर्शन, मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ अ प्रपोर्शन। जब दो रेशियोज बराबर हो जाते हैं, जैसे A/B = C/D, तो हम क्या बोलते हैं कि A, B, C, D आर इन प्रपोर्शन, और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, A:B, A:B, और फिर प्रपोर्शन ऑफ C:D, इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें जो A है और D है, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। जो एंड पे होते हैं उसको हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं, और जो बीच में होते हैं ये वाले और ये वाले, इसको हम बोलते हैं मीन्स, करेक्ट। इसको हम बोलते हैं मीन्स, और ये जो होते हैं इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया, मीन्स और एक्सट्रीम्स क्या होता है, समझ में आ गया। ये अगर रिप्रेजेंटेशन है तो ए और डी जो हैं ये, इनको हम एक्सट्रीम्स बोल देते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ये हैं एक्सट्रीम्स और बीच वाले हैं मीन्स, करेक्ट, समझ में आ गया, बस यही है। अब इसमें, अब इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, देखो हम क्या बोल रहे हैं इसमें, हम ये बोल रहे हैं कि A/B फ्रैक्शन जो है दैट इज़ इक्वल टू C/D, करेक्ट, यही बोल रहे हैं हम, है ना।
तो ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो सकता है और ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो सकता है ना। तो A इंटू डी वुड बी इक्वल टू C इंटू बी। समझ में आ रहा है? कोई हाईफाई चीज़ तो है नहीं, नॉर्मल सी चीज़ है ना। आप बोलोगे ये कैसे आ गया, तो इसको विजुलाइज करने के लिए ऐसे कर सकते हो। बिल्कुल ही बेसिक से बताऊँ तो A बाई बी है, यहाँ C बाई डी है, दोनों साइड D को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी D को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी D को मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी तो सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ पे D को मल्टीप्लाई कर दोगे तो D कट जाएगा यहाँ से, है ना। तो क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा, इधर AD आ जाएगा और यहाँ B आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे C आ जाएगा। ऐसे ही दोनों जगह B को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ B को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ B को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से B कैंसिल हो गया और यहाँ क्या आ जाए, C भी आ गया। तो AD इज इक्वल टू CB। समझ में आ गया? क्लियर है हम? ठीक है, चलो यही बताना था बस। इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम इन्वर्टेंडो और डिविडेंडो वो सब करते हैं, है ना, जो हमने पहले किया था। तो A बाई बी अगर इक्वल टू C बाई डी है तो इसका इन्वर्टेंडो क्या होगा, दोनों को रेसिप्रोकेट कर दो, B बाई ए और D बाई सी। ठीक है, समझ में आ रहा है? रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स कर दिया दोनों को रेसिप्रोकेट, तो ये हो गया इसका इन्वर्टेंडो। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और चीज़ करते हैं। A बाई बी है और क्या है यहाँ पे, C बाई डी है, ये हमारा प्रोपोर्शन में है। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स को B बाई सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे करेंगे, B बाई सी से। दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, B बाई सी से। तो कुछ भी हम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें, दोनों साइड अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, दोनों साइड से अगर हम कोई चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम रहता है ना, हमने देखा था। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, B यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से C कैंसिल हो जाएगा। तो एक और नया प्रपोर्शन आ गया हमारे पास, क्या, A और C का। A बाई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B बाई डी। समझ में आ रहा है? A बाई सी इज इक्वल टू B बाई डी, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेंडो। क्या बोलते हैं इसको हम, ऑल्टरनेंडो। ठीक है, जब हम B बाई सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो जो प्रपोर्शन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेंडो। करेक्ट? आर वी क्लियर ऑन दिस? बिल्कुल, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉम्पेटेंडो क्या होता है। कॉम्पेटेंडो क्या होता है, तो देखो A बाई बी है और यहाँ पे क्या है, C बाई डी है। अब हम क्या करेंगे, ये इसके बराबर है तो हम दोनों में 1 प्लस करेंगे तो भी सेम होगा, है ना। अगर 4 इज इक्वल टू 4 है तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 होगा, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे भी सेम होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B प्लस ए बाई बी इज इक्वल टू C प्लस डी बाई डी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं कॉम्पेटेंडो। कॉम्पेडेंडो, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉम्पेडेंडो। ठीक है, A प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू C प्लस डी बाई डी। करेक्ट? इसके बाद आता है डिविडेंडो। डिविडेंडो में क्या होता है, हम -1 कर देते हैं। इसमें हमने प्लस किया था, उसमें हम दोनों साइड से 1 माइनस कर देते हैं। तो जब दोनों साइड से 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे A माइनस बी आ जाएगा और यहाँ पे C माइनस डी आ जाएगा, है ना। यही तो होगा, -1 करेंगे तो। अब हो जाती है चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग। क्या, अब ये जो दो इक्वेशंस आपको दिख रही है ना, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, A प्लस बी बाई बी डिवाइडेड बाय A माइनस बी बाई बी। तो B भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे C प्लस डी डिवाइडेड बाय डी और यहाँ पे C माइनस डी डिवाइडेड बाय डी। तो यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, यहाँ से एक अच्छी सी इक्वेशन आ गई, दैट इज इक्वल टू A प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू C प्लस डी बाई सी माइनस डी। एंड दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ प्रपोर्शन जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो कोई कभी भी दो रेशियोज़ अगर बराबर हैं, जैसे मान लो दो रेशियोज़ हैं A बाई बी और C बाई डी, व्हेन दे आर इक्वल देन दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट A प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू C प्लस डी बाई सी माइनस डी। ये आपको, ये बेसिकली हम जब बचपन में थ्योरम्स प्रूव करते थे ना, उसमें ये काम आता था, बट कभी कभार ये क्वेश्चंस में भी काम आ जाता है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये कॉपी में नोट कर लो, वो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 3 क्वांटिटीज़ ए बी सी आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन व्हेन ए, ऐसे ऐसे हम लिखते हैं बेसिकली प्रपोर्शन को। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। जो सी है उसको हम बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शनल ऑफ ए एंड बी। ओके,
अब प्रपोर्शन की हमने बात करी थी, अब हम बात करते थे कंटिन्यूड प्रपोर्शन की। तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन कुछ नहीं होता जब बी मतलब सेम हो जाता है ना, जैसे ए बाई बी था और यहाँ पे सी बाई डी था, है ना। तो यहाँ पे जब ये सी जो है ये बराबर हो जाता है इसके, दैट इज़ मतलब इसका मतलब है ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई डी हो जाता है। तो ये जो रेशियो है इसको हम ये जो प्रपोर्शन है इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए इज़ टू बी और फिर प्रपोर्शन ऑफ बी इज़ टू सी। समझ में आ गया। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन व्हेन ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई डी। अच्छा, इसमें ये देखो अगर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो क्या हम ये बोल सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये भी बोल सकते हैं ना। यहाँ बी इंटू बी हो जाएगा, यहाँ पे ए इंटू डी हो जाएगा, तो यहाँ से बी आ जाएगा, बी क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए डी, है ना। यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं। तो ये जो बी है ना इसको हम बोलते हैं मीन प्रपोर्शनल। क्या बोलते हैं, मीन प्रपोर्शनल। समझ में आ गया। तो इफ़ ए रेशियो ऑफ ए एंड बी इज इन प्रपोर्शन विद बी इंटू सी, देन बी इज कॉल्ड मीन प्रपोर्शनल ऑफ ए एंड सी। समझ में आ गया। देन बी इज कॉल्ड द मीन प्रपोर्शनल ऑफ ए एंड सी। तो मान लो दो नंबर हैं 3 और 4, मैं आपको बोलूँ इसमें कि ये 3 और 4 दो नंबर हैं, इनका मेरे को मीन प्रपोर्शनल निकालना है। तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि 3 बाय कुछ x होगा दैट इज इक्वल टू x बाय 4, है ना। 3 बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 4। तो इस केस में 3:x का रेशियो इज इन प्रपोर्शन विद x:4 का रेशियो, देन x इज कॉल्ड व्हाट, x इज कॉल्ड मीन प्रपोर्शनल ऑफ 3 एंड 4। समझ में आ गया। x इज कॉल्ड मीन प्रपोर्शनल ऑफ 3 एंड 4। तो इस केस में क्या आ जाएगा, इस केस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो x क्या आ जाएगा मेरा, अंडर रूट ऑफ 12। सो अंडर रूट ऑफ 12 वुड बी मीन प्रपोर्शनल ऑफ दिस a एंड c। आर वी क्लियर ऑन दिस और नॉट? यस वी आर। ठीक है। अब हम कुछ एक और कंसेप्ट के बारे में बात कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। तो वेरिएशन कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं, दो टाइप की चीज़ें होती है। एक होता है कांस्टेंट जो मैंने आपको बताया जो हमेशा सेम रहता है, और एक होता है क्या, एक होता है वेरिएबल जो चेंज होता रहता है ना। एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट सेम रहता है और वेरिएबल चेंज होता रहता है। तो जब भी ऐसे प्रोपोर्शनैलिटी आती है, तो प्रोपोर्शनैलिटी भी मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे मैंने आपको बताया कि इफ़ ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी चीज़ होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर मैं बोलूँ ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका मतलब होता है ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b, मतलब ए इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/b। अब इन केसेस में क्या होता है, इन केसेस में जब व्हेन ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो इसका मतलब होता है ए इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू दिस क्वांटिटी बी। ठीक है, ऐसे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। when we say that a is directly proportional to b, this means that a is equal to some constant into b। और ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा a is equal to some constant divided by b, है ना। इतना क्लियर है। इसका मतलब इसका मतलब ये होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स सी वन थिंग दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन जो भी मैंने आपको बताया ना कि डायरेक्टली वेरी कर रहा है ना। जैसे 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 मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसको हटाओ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है इसका, किसका, ये बोट का। तो मान लो आप बोट चला रहे हो, ठीक है, आप बोट चला रहे हो, कुछ पर्टिकुलर स्पीड से बोट चला रहे हो, है ना। तो इसमें तीन चीज़ें हैं, एक तो आप डिस्टेंस कुछ कवर करोगे, एक तो आपकी स्पीड होगी और एक होगा टाइम। हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। करेक्ट, यही होता है ना। तो मान लो अगर मैं एक कांस्टेंट स्पीड पे इस बोट को रो कर रहा हूँ, मेरी स्पीड कांस्टेंट है, तो जितना मैं डिस्टेंस कवर करूँगा, अगर मेरी ये स्पीड कांस्टेंट है, इफ़ दिस इज़ अ कांस्टेंट, इस माय स्पीड इज़ कांस्टेंट, तो मैं जितना डिस्टेंस कवर करूँगा क्या वो मेरे टाइम के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा। अगर मैं ज़्यादा टाइम तक रो करता हूँ तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करूँगा, है ना। अगर मैं कम टाइम तक चला रहा हूँ तो कम डिस्टेंस कवर करूँगा, है ना। वो तभी होगा जब स्पीड कांस्टेंट होगी। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इफ़ स्पीड इज़ कांस्टेंट, है ना। अगर स्पीड कांस्टेंट है मेरी, तो जो मैं डिस्टेंस कवर करूँगा वो मेरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के साथ। मतलब जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा डिस्टेंस, जितना ज़्यादा टाइम के लिए मैं रो करूँगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस मैं कवर करूँगा। ठीक है। अब इसी के साथ एक चीज़ होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।
इसी में ही मैं दिखाता हूँ आपको क्या होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो दैट इज़ कि लेट से मैं करता हूँ आपका, इसी में ही हम देख लेते हैं कि जैसे मान लो यही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है ना। अब टी को मैं इधर ला सकता हूँ नीचे, डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड है ना, यही तो होता है, डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो मान लो मेरा डिस्टेंस सेम है, ठीक है, मेरा डिस्टेंस जो है वो सेम है, मेरे को एक पर्टिकुलर, सो मान लो मेरे को 10 किलोमीटर ही चलाना है, ठीक है, मेरे को 10 किलोमीटर ही चलाना है। तो आप मेरे को ये बताओ कि अगर मैं ज़्यादा तेज़ चला रहा हूँ तो मैं कम टाइम में पहुँचूँगा ना, समझ में आ रहा है। अगर मैं ज़्यादा तेज़ चला रहा हूँ तो मैं कम टाइम में पहुँचूँगा, अगर मैं बहुत धीरे धीरे चला रहा हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही डिस्टेंस कवर करने में। इसका एक और एक एग्जांपल दो, जैसे कि मान लो आप, जैसे आप मान लो ऑफिस है आपका या आपकी कोचिंग है ना, आप कोचिंग से घर जाते हो, आपका ये घर है, तो कोचिंग से घर का डिस्टेंस तो हमेशा सेम रहेगा लेट से वो 10 किलोमीटर है ना। तो अगर आप मान लो स्कूटी जल्दी चला के जाते हो तो आपको टाइम कम लगता है ना घर पहुँचने में, अगर स्कूटी धीरे चलाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं, इसमें हम, इसका मतलब ये है कि जो आपकी स्पीड है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब कि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आपको टाइम कम लगेगा, अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। समझ में आया, बस यही बताना था, और इसमें ऐसा कुछ मतलब हाई फाई है नहीं, है ना। अब हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस, या फिर हम ऐसा करते हैं कि ये क्वेश्चंस ना हम अगले लेक्चर में करते हैं, है ना। अभी हमने थ्योरी पढ़ ली सारी, अब हम अगले लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, करेक्ट। चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड वर्क हार्ड एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।